ओके, क्लास नंबर 24 और सेशन नंबर 24। मैथमेटिक्स कौन से क्लास का? 7th क्लास का। ठीक हो गया। यूनिट कौन सा है? यूनिट हमारे पास है यूनिट नंबर 6। इसमें कल हम बेसिक डेफिनेशन वगैरह हमने पढ़ लिए थे। सेट्स का चैप्टर है, ठीक है, सेट्स के ऊपर है ये सारा, राइट। अभी सेट्स की बेसिक डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें हम क्लास 6 में, ये 7 का मैथमेटिक्स है, और क्लास 6 में सेट्स किस चीज़ को बोलते हैं, सेट कैसा होता है, टेबुलर फॉर्म कैसे होती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कैसी होती है, वो सब हमने पढ़ लिया था। कल हमने इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि इस पर MCQs आते हैं, वो था सबसेट के ऊपर। मैंने कहा था सेशन नंबर 24 इसी से स्टार्ट करेंगे, फिर एक्सरसाइज पर जाते हैं। सबसेट किस चीज़ को बोलते हैं? आपको एक सेट गिवन है, ठीक है, और उसके साथ दूसरा सेट भी गिवन है, तो आपने देखना है कि इसमें जो एक सेट है उसके एलिमेंट्स दूसरे सेट में हैं या नहीं। अगर किसी सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में भी हैं सो वो एक दूसरे के सबसेट्स होंगे। फॉर एग्जांपल कल मैंने ये डिटेल में भी इस पर बात की थी, अभी भी बात करूँगा। ये हमारे पास एक सेट है ए, इसमें 1 2 3 ये एलिमेंट्स हैं, और सेट बी मुझे किसी ने दे दिया 1 और 2। आप देख लें, आप यहाँ पर नोट करें, सेट बी के सारे एलिमेंट्स सेट ए में मौजूद हैं। सो इसका मतलब ये हो गया कि सेट बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। ठीक हो गया। अभी आप देखें, इसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर दो टर्म्स मज़ीद हैं। प्रॉपर सबसेट किस चीज़ को बोलते हैं? देखें, जब भी आपके साथ इस तरह का सिनेरियो बन जाए कि दो सेट्स आपको दिए गए हैं, आपने देख लिया कि सेट बी के सारे एलिमेंट्स सेट ए में हैं, मगर सेट ए में एलिमेंट्स मज़ीद इस तरह हैं, यानी ये 3 जो सेट बी में नहीं है, यहाँ पर नहीं है। सो इट मीन्स कि सेट बी सेट ए का सबसेट तो है, बट ये प्रॉपर सबसेट है, ठीक है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स यहाँ पर हैं मगर इसके सारे एलिमेंट्स यहाँ पर नहीं है। सो ये प्रॉपर सबसेट है। ठीक हो गया। प्रॉपर, आपने कल इस पर क्वेश्चन किया था कि हमें पता कैसे लगेगा। मतलब नाम से आपने अगर याद करना है तो ऐसे याद करें कि पूरा प्रॉपर सेट बी पूरा का पूरा इस सेट में है, लेकिन ये वाला सेट यहाँ पर नहीं है। मतलब इस सेट के 1 या 2 या 3 एलिमेंट्स इस तरह से होंगे जो यहाँ पर मौजूद नहीं होंगे। सो ये प्रॉपर यहाँ पर है, बस आपने फिर समझना है कि ये प्रॉपर सबसेट है। ठीक हो गया। अभी एग्जाम्पल यही हो गई इसकी प्रॉपर सबसेट की। अगर दूसरा एग्जाम्पल आप लेना चाहते हैं तो आप इस तरह कर लें, ए बी सी डी। सेट ए में हमारे पास ए बी सी डी गिवन है, सेट बी में सिर्फ ए गिवन है। आप देख लो, आप अंदाज़ा लगा लो कि यार सेट बी के सारे एलिमेंट्स यानी ये वाला ए इसमें है या नहीं है, तो बस सबसेट तो हो गया, बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, बट इट इज़ इम्प्रॉपर। आपने ये वाला साइन लगाना है, ये वाला, ये बिल्कुल इस तरह आप लगा लें, ठीक है। सो ये प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन हो गई। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दूसरा टर्म इसमें हमारे पास है इम्प्रॉपर। इस पर कल आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि इम्प्रॉपर को कैसे समझेंगे। तो इम्प्रॉपर को ऐसा समझें कि यार इम्प्रॉपर में कोई चीज़ हमारे पास बाकी नहीं रहती।
अगर सेट ए हमारे पास इस तरह से है 1 2 3, ठीक हो गया। सेट बी किसी ने मुझे दे दिया कि उसमें भी 1 2 3 हैं। सो आपने कैसे लिखना है इसको, आप इस तरह से लिख सकते हैं सेट बी इज द प्रॉपर, इस तरह ये इक्वल का साइन यू के नीचे, इस वाले यू के नीचे आपने ये इक्वलिटी का साइन लगाना है, ठीक हो गया। आपने ये इक्वलिटी का साइन लगाना है कि सेट बी इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। इम्प्रॉपर का मतलब इस तरह से समझ लो, यानी एक रट्टा टाइप है कि यार इसमें कोई भी वैल्यू बाहर नहीं रहती। इस तरह नहीं होता कि सेट ए के एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट ऐसा है या दो एलिमेंट ऐसे हैं जो यहाँ पर नहीं है, कोई भी चीज़ इम्प्रॉपर नहीं रहती। इसको इस तरह समझ लो, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, क्योंकि यार देख लो सेट ए में सारे एलिमेंट्स यहाँ पर हैं और सेट बी के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, सो ये एक दूसरे के बराबर हैं। इम्प्रॉपर बराबर होते हैं, इम्प्रॉपर में कोई चीज़ बाहर नहीं बच जाती, ऐसी चीज़ ऐसा एलिमेंट बाहर नहीं बचता जो कि हम कह सकें कि यार इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है। सो इम्प्रॉपर चीज़ नहीं रहती बाहर। अभी आप लोग समझ गए या नहीं इस प्रॉपर और इम्प्रॉपर? काइंडली रेज योर हैंड। आवाज़ अगर आपको आ रही है तो आप मुझे व्हाट इज दिस? सो मुझे मजबूरन ये क्लास ऑफलाइन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी क्योंकि इंटरनेट का बहुत मसला है, हमारी लाइव क्लास ड्रॉप हो चुकी है, ठीक है। सो आप लोगों ने वीडियो देखनी है। इसमें एक्सरसाइज 6.2 और 6.3 जल्दी से करके ख़त्म कर देते हैं इस चैप्टर को, इसमें काम है नहीं। इम्पॉर्टेंट जो था ये प्रॉपर सबसेट समझना था, इम्प्रॉपर सबसेट समझना था और इक्वल फ्रैक्शन समझना था या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझना था। मैं आपको अभी इक्वल और इक्विवेलेंट की बात समझा देता हूँ, लेकिन पहले आपके चैप्टर नंबर 6 में जो एक्सरसाइज 6.1 है इसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं। सो आपने ये काम लाजमी करना है कि ये स्टेटमेंट्स आपने देखने हैं। मैं अभी आपके सामने लिखवा देता हूँ। ये क्वेश्चन हमने कल छोड़ दिया था। आपको एक सेट गिवन है सेट ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3, ठीक हो गया। दूसरा सेट आपके सामने ये गिवन है सेट बी, उसमें है 2 3 और 4 एंड थर्ड सेट उसमें गिवन है 3 4 5। अभी आपसे नीचे कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 जो है फर्स्ट यानी ए, उसमें आपके साथ इस तरह गिवन है। दूसरा स्टेटमेंट बी गिवन है जिसमें गिवन है इस तरह से बी इज नॉट द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ डी। सी आपके सामने स्टेटमेंट गिवन है सी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ डी एंड इस तरह है डी वाला स्टेटमेंट, उसमें ये गिवन है ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ डी। ई वाला स्टेटमेंट इस तरह से गिवन है बी इज नॉट द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। और फिर एफ स्टेटमेंट आप लोगों के सामने इस तरह से गिवन है सी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ये सी है और ये वो प्रॉपर सबसेट वाला साइन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, इसका मतलब है प्रॉपर सबसेट, इसका मतलब है नॉट अ प्रॉपर सबसेट, इसका मतलब है इम्प्रॉपर सबसेट, इसका मतलब है नॉट इम्प्रॉपर सबसेट। सो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। आप लोगों से बुक में ये क्वेश्चन पूछा है कि आप लोग ये बताओ हर एक स्टेटमेंट के सामने यहाँ पर ये लिखो कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ट्रू या फॉल्स लिखो इसके सामने।
तो वो यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए, सेट ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अभी ए और बी आप लोग देख लो वो इम्प्रॉपर है या नहीं। इम्प्रॉपर की डेफिनेशन क्या थी कि जो सेट ए में है वो सेट बी में भी होना चाहिए, कोई एलिमेंट बाहर नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर देखो 1 2 3 और यहाँ पर देखो 2 3 4। लाजमी सी बात है 4 यहाँ पर तो है बट यहाँ पर नहीं है, 1 यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है। सो दे आर नॉट इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच अदर, ये इक्वल नहीं है। तो इसके सामने आपने लिखना है कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अभी ये देख लो, B इज नॉट इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ D। B ये वाला है और C ये वाला है। अगर आप देख लो B के सारे एलिमेंट्स 2 3 4 इसमें नहीं है। 3 4 यहाँ पर है, यस 3 4 यहाँ पर है, बट 2 यहाँ पर नहीं है, 2 यहाँ पर नहीं है, 5 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। सो ये अगर आप स्टेटमेंट को देख लो कि ये इम्प्रॉपर नहीं है, सो यस ये इक्वल नहीं है, ये प्रॉपर सबसेट हो सकते हैं बिकॉज 2 3 और 4 यहाँ पर है, सो 3 और 4 यहाँ पर है। B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ C। B सेट C का प्रॉपर सबसेट है। हम इस तरह नहीं लिख सकते कि B इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ D है। इन्होंने कहा है कि B इम्प्रॉपर सबसेट नहीं है D का, नहीं है का साइन लगा है। सो ये स्टेटमेंट आपने इसके सामने ट्रू लिखना है। देख लो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, राइट। सो स्टेटमेंट ट्रू हो गई। अभी आपको सामने गिवन है कि C इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ D। जस्ट साइन उल्टा लिखा है, ऐसे लिखे तो यहां से पढ़े, ऐसे लिखे तो यहां से पढ़े। चले, C इज प्रॉपर सबसेट ऑफ D। तो C और D को जरा देख लो। D वाला सेट मैंने यहां पर कहां लिखा है? अच्छा सॉरी, D वाला सेट मैंने यहां पर नहीं लिखा। D वाला सेट इस तरह से गिवन है। D वाले सेट में एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। यहां B और D की बात थी तो वो भी ठीक है, वो भी हम ठीक कह रहे हैं कि B और D को आप लोग कंपेयर कर लो। B और D को सेकंड स्टेटमेंट पर, मैं समझा ये D है। चलो अभी B और D को आप कंपेयर कर लो, B और D को कंपेयर कर लो। B के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर हैं मगर इसका एक एलिमेंट यहाँ पर नहीं है। सो ये B D का प्रॉपर सबसेट है। और इन्होंने यहाँ स्टेटमेंट लिखी है कि B इज नॉट इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ D। सो स्टेटमेंट वही ट्रू आ गई, हमारी बात वही है। यहाँ C के साथ मैंने कंपैरिजन की थी, मैं इसको D समझाता। चलें, क्वेश्चन ये हो गया, पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया। अभी देखें C को और D को लिखना है। अब C इज प्रॉपर सबसेट ऑफ D। तो आप लोग ये देख लो कि C हमारे पास D का प्रॉपर सबसेट है या नहीं है। नहीं, बिकॉज C में सारे एलिमेंट्स 1 2 3 यानी 3 4 5 ये 3 एलिमेंट्स यहाँ पर जो हैं ये सारे यहाँ पर नहीं है। प्रॉपर सबसेट कब होगा? C D का प्रॉपर सबसेट कब होगा? जब ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पर हों। 3 4 5 यहाँ पर होंगे तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, इन अदर केसेस ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आई थिंक आप लोगों को समझ आ चुका होगा। D नंबर स्टेटमेंट है A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ D। अच्छा, D और A को ज़रा देख लो आप लोग। A में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3, D में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। ये प्रॉपर सबसेट है या नहीं है? यस, A के सारे एलिमेंट D में हैं, D का एक एलिमेंट यहाँ पर नहीं है। सो हम ठीक कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है बिकॉज A इज़ द सबसेट ऑफ D। इसके सारे एलिमेंट यहाँ पर हैं, इसका एक एलिमेंट यहाँ पर नहीं है। सो हम ठीक है, हमने ट्रू लिख दिया। अभी एक दूसरा स्टेटमेंट है B इज नॉट द प्रॉपर सबसेट ऑफ A। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, B और A को कंसिडर कर लो।
बी हमारे पास ये वाला स्टेटमेंट है, ए हमारे पास ये वाला स्टेटमेंट या सेट है। ठीक हो गया, बी और ए में देखना है। आप लोग पहले बी को देख लो, 2 3 4 ये सारे एलिमेंट्स यहां पर हैं या नहीं है? नो, 2 और 3 है लेकिन 5 यहां पर है ही नहीं, बीच में गायब हो चुका है। सो ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली ट्रू है, बिकॉज बी इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, बस बात खत्म। यहां पर आप लिख लो कि ट्रू। लास्ट वाला स्टेटमेंट है सी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। सी में कौन से एलिमेंट हैं? 3 4 5। ए में कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 2 3। यार आसान सी बात है, सी के सारे एलिमेंट्स ए में होने चाहिए। सी के सारे एलिमेंट्स यहां पर नहीं है, सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। बस इस चीज को आप लोग समझ लें। अभी हम जंप करते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास होता है, नहीं इससे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स किस चीज को बोलते हैं? सेट ए हमारे पास है 1 2, सेट बी हमारे पास है 1 2। ज्यादा बात नहीं करेंगे इस पर, ये इक्वल है। सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, ये दोनों इक्वल हैं। इक्विवेलेंट सेट की बात कर लें, ठीक हो गया। अभी आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इक्विवेलेंट सेट आपने सीखना है। इक्विवेलेंट सेट किस चीज को बोलते हैं? देखिए, इक्विवेलेंट सेट ए में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3। सेट बी में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2 3 4। सो हम ये कह सकते हैं कि सेट ए हमारे पास इक्विवेलेंट सेट है सेट बी के। नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिन ले, यहां पर कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3। ठीक हो गया, यहां पर कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने यहां इक्विवेलेंसी के लिए देखनी है। सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स। सो सेट ए सेट बी का इक्विवेलेंट सेट है। बस आसान सा काम ये है, आपने इसमें और कंफ्यूज नहीं होना। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप देख लें, एक दूसरा टर्म इसमें आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट सेट के ऊपर, मतलब सेट ए है उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट। सो ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। अब कॉम्प्लीमेंट आप लोग कंफ्यूज होंगे कि ये कौन सा सेट होता है। सो कॉम्प्लीमेंट के केस में आपको अक्सर यूनिवर्सल सेट गिवन होता है। यूनिवर्सल सेट का मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स हों। लेट सपोज मैंने नंबर का एक सेट ले लिया 1 2 3 और मैं इन्फिनिटी तक इसको लेके जाता हूँ। सो इसमें अब सारे के सारे नंबर्स आएंगे, इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे। इसमें नेगेटिव का भी एस्पेक्ट है। सो नेगेटिव के केस में वो इंटीजर का एक सेट जब हम बनाएंगे, सो ठीक हो गया,
उसमें हम इन्फिनिटी नेगेटिव की तरफ लेके जाएंगे। चलें, इसमें कंफ्यूज ना करें ख़ुद को, मैं आपको बताता हूँ। यूनिवर्सल सेट आपको हर एक क्वेश्चन में गिवन होगा। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको कहेंगे कि फ़र्ज कर लो सेट ए हमारे पास है 1 2, आप मुझे फाइंड करके दो ए कॉम्प्लीमेंट या फिर ए कॉम्प्लीमेंट। दोनों साइंस यूज़ कर सकते हैं। क्लास 8 में इस तरह का साइन लगेगा, क्लास 9 10 में भी है, और बाकी जो अभी क्लासेस आ रहे हैं वहाँ पर है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये यूज़ करते हैं, ये डैश, सिंगल डैश कॉम्प्लीमेंट के लिए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि जो सेट आपको गिवन है उसको सब्ट्रैक्ट कर लो यूनिवर्सल सेट से। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा u माइनस ए। अब हम यहाँ पर एक काम कर रहे हैं, हम यूनिवर्सल सेट से सेट ए की सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। सो यहाँ पर आपने सेट्स की सब्ट्रैक्शन भी सीखनी है। इजी है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, अभी आपको समझ आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट पहले लिख लो। u में से हम माइनस कर रहे हैं सेट ए, सेट u से यानी यूनिवर्सल सेट से हम सेट ए माइनस कर रहे हैं। तो यूनिवर्सल सेट पहले लिखेंगे 1 2 3 एंड डैश डैश डैश। बड़ा सेट लिख लिया, अब इससे ये माइनस कर दो सेट ए। सेट ए के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1 2। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर इस तरह से आएगा, जो एलिमेंट्स यहां पर हैं वो इससे निकाल दो, इस चीज से निकाल दो। सो 1 यहां पर है, यहां 1 निकल जाएगा। सो यहां पर इस सेट में आंसर में हम 1 नहीं लिखेंगे। 2 यहां पर है, 2 भी निकल जाएगा। ये दो एलिमेंट्स इसमें से निकाल दो, बाकी एज इट इज लिख लो 3 4 5 इस तरह से लिख लो, या 3 डैश 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 3 कोमा ट्रिपल डैशेस लगा लो, वो आपका एक कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। सो ये आपका एक कॉम्प्लीमेंट है। आई थिंक आप लोग कॉम्प्लीमेंट पे समझ गए होंगे। चलें, अभी इस पर क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको मैं लेकर जाता हूं एक्सरसाइज 6.2 में। एक्सरसाइज 6.1 में भी कॉम्प्लीमेंट के ऊपर हैं क्वेश्चन, बट हमने क्या करना है, हमने देखना है कि कॉम्प्लीमेंट कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहा है। अगर 6.2 या 6.3 में कॉम्प्लीमेंट यूज़ हो रहा है तो वहाँ फिर कर लेंगे। 6.3 में कॉम्प्लीमेंट के ऊपर क्वेश्चंस हैं। चलें, मैं आपको 6.1 से ही कॉम्प्लीमेंट का एक क्वेश्चन करवाता हूँ। आप लोगों को एक क्वेश्चन गिवन है कि इफ़ यूनिवर्सल सेट हमारे पास है ए बी सी डैश डैश डैश। मैंने आपको कहा ये सारे के सारे एलिमेंट्स के ऊपर बेस होगा। अब इसमें इन्फिनिटी तक का ख्याल नहीं करना, इसमें आप लोग जा रहे हैं z तक, क्योंकि ये सेट है इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स का। सो A to Z ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। A to Z स्मॉल लेटर्स, सॉरी A to Z या Z। बस समझने के लिए आप लोग ये लिख लो कि यूनिवर्सल सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, A से लेकर Z तक। क्वेश्चन में गिवन है इफ U इज इक्वल टू दिस सेट एंड S इज इक्वल टू A B C D और E, आप लोग फाइंड कर लो S कॉम्प्लीमेंट। अभी आपके सामने ये वाला क्वेश्चन किया, एग्जैक्टली इस तरह से फाइंड कर लो। S कॉम्प्लीमेंट आप किस तरह फाइंड करेंगे? U वाले सेट से S को सब्ट्रैक्ट कर लें, U माइनस S। ठीक हो गया? ओके, अब ऐसा करते हैं, तरीका ये है, U का सेट लिख लो A B C डैश 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 अप टू Z माइनस सेट S लिख लो A B C, ये हो गया हमारे पास D और E। अब आपने इसका आंसर कैसे लिखना है? बहुत इजी है, कंफ्यूज नहीं होना।
ए से लेकर ई तक इससे सारे एलिमेंट्स निकाल दो। सो ई के बाद क्या आता है, ई एफ, एफ जी एच डैश 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 अप टू जेड। ये आपका असल में एस कॉम्प्लीमेंट है, सेट एस का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक हो गया। एफ से लेकर यहाँ अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, जेड लिख लो, मतलब जेड पे ख़त्म हो गया। डैश 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 यहाँ तक हैं तो जेड पे ये ख़त्म हो गया, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। सेट जेड के ऊपर ये सेट यहाँ पर ख़त्म हो गया। सो ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। सो ये आपके कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं। अभी आपने इसमें ख़ुद को और कंफ्यूज नहीं करना। मैं अभी 6.2 एक्सरसाइज निकाल कर इसमें आपको क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, 6.2 में आपके पास हैं वेन डायग्राम्स। यूज़ वेन डायग्राम्स टू रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन ईच ऑफ द गिवन सेट्स। वेन डायग्राम के ऊपर पेपर में क्वेश्चन नहीं आता, इस पर ख्वारी ना करें। मैं एक वीडियो बनाकर वेन डायग्राम का समझा दूँगा, इस पर बिल्कुल भी काम ना करें। वेन डायग्राम पेपर में नहीं आते, अभी तक नहीं आए हैं, नहीं आएंगे इंशाल्लाह। 6.3 एक्सरसाइज पर जंप करते हैं ताकि ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। बच्चों वाला चैप्टर है और कल से हम इसमें फंसे हुए हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको समझा दी, प्रॉपर सबसेट हो गया, इम्प्रॉपर हो गया, और कौन सा था, इक्वल, इक्विवेलेंट वो हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, इम्पोर्टेंट वो था 6.3 के ऊपर। अच्छा, सेट्स के टॉपिक के ऊपर क्लास 8 में अच्छा खासा काम है, अच्छा खासा, तो वहाँ पर भी ये क्लियर हो जाएगा। अभी तक क्लियर हो रहा है, वहाँ मज़ीद भी क्लियर हो जाएगा। आज का जो टॉपिक है वो है यूनियन ऑफ टू सेट्स। इसको हम डिनोट करते हैं, नोट करें यू के साथ। अगर दो सेट हैं, सेट ए और बी, इफ़ दे आर टू सेट्स, देन यूनियन इनका क्या होगा, ए यूनियन बी। इसको इस तरह लिखते हैं, ए यूनियन बी, इस तरह लिखते हैं, पढ़ते इस तरह है, ए यूनियन बी। इसमें आपने ख़ुद को कंफ्यूज नहीं करना। यूनियन बोलते किसको हैं? आप लोग इस यूनियन के लिए एक टर्म याद कर लो, तंजीम। मतलब दोनों सेट्स के एलिमेंट आपस में एक दूसरे के साथ तंजीम बना देते हैं, मिल जाते हैं, सीरियल वाइज इसमें आ जाते हैं। फ़र्ज़ कर लें सेट ए आपके सामने गिवन है 1 2 3 4। किसी ने आपको सेट बी दे दिया 5 6 7 8। तो ए यूनियन बी आप कैसे सॉल्व करेंगे, मैं एग्जाम्पल से ही आपको समझाना चाहता हूँ। बाकी इस पर जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा ख़ुद भी आपके सामने क्वेश्चन कर दूँ ताकि आप लोगों का गिला ना रहे। 1 2 3 4 यूनियन सेट बी 5 6 7 8। बस इनका यूनियन ये होगा कि 1 से स्टार्ट लो, 2 3 4। अब 4 के बाद ये वाले एलिमेंट में भी ये वाले एलिमेंट्स भी यहाँ पर मर्ज कर लो, इसमें मिला लो, सीरियल में लिख लो। बस ये आपका ए यूनियन बी है। दूसरा टर्म इसमें है
इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन किस चीज़ को बोलते हैं? इंटरसेक्ट का मतलब है जहाँ पर एक दूसरे को टच करें, जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करें, जहाँ पर एक दूसरे के साथ शरीक करें। सो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इसके लिए साइन ये वाला यूज होता है। ठीक हो गया। अब अगर ए हमारे पास एक सेट है और बी भी हमारे पास एक सेट है, तो उनका इंटरसेक्शन कैसे होगा? इस तरह से डिनोट किया जाएगा, ये आपने याद रखना है। जब आपसे इंटरसेक्शन के बारे में पूछा जाए तो आपने उनको लिखकर ये शो करवाना है कि इनका इंटरसेक्शन सेट ये है, आफ्टर इंटरसेक्शन सेट ये है। सो सेट ए लेट सपोज आपके सामने गिवन है 1 2 एंड 3। ठीक हो गया, 1 2 3। सेट बी आप लोगों के सामने गिवन है 1 2। आसान सा काम है, इन दोनों के जो इंटरसेक्टिंग एलिमेंट्स हैं, जो मुश्तरका हैं, उसका सेट बना लो, है या नहीं है। सो अब इंटरसेक्शन को कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, राइट। सो ए में हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3, इंटरसेक्शन सेट बी 1 2। यार आसान सा काम है, ये यहाँ पर हैं, ये यहाँ पर हैं। सो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी, मुश्तरका एलिमेंट्स निकाल लो 1 और 2। ये दोनों एलिमेंट्स ऐसे हैं जिस पर ये दोनों सेट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा अब देखते हैं, इंटरसेक्शन भी हो गया, यूनियन भी हो गया, इसमें मज़ीद ये जो एक्सरसाइज है अगर मैं करना चाहूँ इससे क्वेश्चंस, सो ये यहाँ पर एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन है कि सेट ए हमारे पास है 2 4 6, सेट बी हमारे पास है 1 3 5 7। आप लोग इसका फाइंड कर लो ए यूनियन बी। ठीक हो गया। अब ए यूनियन बी फाइंड करने का तरीका मैंने आपको बताया कि इसका तंजीम बना लो, इसको एक सीरियल में लिख लो। कैसे लिखेंगे ए यूनियन बी? पहले ए वाला एलिमेंट, ए वाले सेट के सारे एलिमेंट्स 2 4 6 यूनियन बी के सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी। सो ए यूनियन बी, बी में कौन से एलिमेंट्स है? 1 3 5 7। सो आंसर आपके साथ कौन सा आएगा? आंसर आप लोगों के सामने आएगा। अच्छा इसमें सीरियल का ख्याल आपने लाजमी करना है, ठीक है। सो 1 पहले लिखें, 2 बाद में, 3 बाद में, अब 4 की बारी है सो 4 लिखें, 5 की बारी है 5 लिखें, 6 और 7। तो ये इसका यूनियन है। बाकी के क्वेश्चन अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो वो लाजमी ट्राई करें, मुश्किल नहीं है, इजी है, यहाँ करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बस तरीका आप लोगों को समझा दिया मैंने। फिर इसके बाद एक दूसरा सेट आप लोगों के सामने गिवन है, दूसरा क्वेश्चन कि अगर एक सेट हमारे पास है सेट ई, नहीं यार इसको, ये तो यूनियन के हैं, बस इसको ना करें, इंटरसेक्शन पर आते हैं, इंटरसेक्शन पर आते हैं। ये ई हटा दें और बुक में से इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन लिख लेते हैं। ए आपके सामने एक सेट गिवन है 0 1 2 3, राइट, 0 1 2 3। बी आपके सामने एक सेट गिवन है
-2 -1 -1 -3 -2 -1 0 -3 -2 -1 0। इसका आपने क्या फाइंड करना है? इसका सोल्यूशन आपने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी के लिए। सो ऐसा लेके ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब ये हो गया कि सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी। अब इसके अंदर सारे एलिमेंट्स लेके सेट ए के सारे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 0 1 2 एंड 3। सेट बी के सारे एलिमेंट्स यानी इंटरसेक्शन सेट बी -3 -2 -1 0। आप लोग देख लो कि इन दोनों के बीच में जो कॉमन एलिमेंट है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। आपको डेफिनेशन में मैंने बता दिया, मुश्तरका, जहां पर ये लोग एक दूसरे के साथ कुछ शेयर कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ये कहां कहां पर एक दूसरे के साथ एलिमेंट्स शेयर करते। 0 यहाँ पर है, 0 यहाँ पर भी है, मुश्तरका है, तो बस आंसर में पहले लिखो कि 0। अब देखना है कि दूसरे एलिमेंट्स हैं या नहीं है। 1 यहाँ पर है लेकिन 1 यहाँ पर नहीं है, ये -1 है। -1 यहाँ पर नहीं है। 2 यहाँ पर है, यहाँ 2 है लेकिन वो -2 है। सो -2 यहाँ पर नहीं है, 2 यहाँ पर नहीं है। 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं। -3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं। सो इट मीन्स कि इसका ये 0 ही वाहिद एलिमेंट है जो मुश्तरका है, जिस पर ये दोनों सेट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो 0 इज़ द आंसर। सेट ए और बी के बीच में मुश्तरका एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ 0 है। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया? ये था इंटरसेक्शन का क्वेश्चन। सब्ट्रैक्शन यानी डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये चीज़ मैंने आपको आज की क्लास में कॉम्प्लीमेंट के सेक्शन में पढ़ा भी दिया, अभी यहाँ पर भी पढ़ा देता हूँ। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि एक सेट में से दूसरा सेट मनफी कर दो, हटा दो। सेट सेट ए आपके सामने गिवन है, लेट सपोज सेट ए, दूसरा सेट गिवन है सेट बी। सो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हम किस तरह डिनोट करेंगे? इस तरह से a माइनस बी, ये इसका तरीका है। a में से b के सारे एलिमेंट्स निकाल दो, आपके सामने डिफरेंस आ जाएगा। अभी चलो एक्सरसाइज से डिफरेंस के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको एक क्वेश्चन गिवन है, s सेट आपको गिवन है, उसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4। और उसके बाद दूसरा सेट आपको गिवन है Q, उसके एलिमेंट्स हैं 0 2 4। आपको कहते हैं कि S माइनस Q का आंसर बता दो। अगर इस तरह से हम करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम दो सेट्स के बीच में डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। अगर हम यूनिवर्सल सेट से किसी सेट को निकाल रहे हैं, जो स्टार्ट के स्लाइड्स में मैंने आपको करवाया, मतलब U माइनस S अगर हम करेंगे तो उस केस में हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पर भी डिफरेंस ही है, बट फॉर द पर्पज़ ऑफ गेटिंग द कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर दोनों सेट्स के बीच में एक ऐसा सेट बनेगा जो इनका डिफरेंस होगा, इनके बीच में फ़र्क को जाहिर करेगा। अभी S माइनस Q का अगर हम करें, सेट S में से माइनस कर दो सेट Q, तो सेट S के सारे एलिमेंट्स लिख लो 2 3 4, और इसके बाद लिख लो 0 2 4, यानी Q वाले सारे एलिमेंट्स, ये इस सेट के सारे एलिमेंट्स। अभी ये जितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर 0 2 और 4, ये सारे एलिमेंट्स इससे माइनस कर दो। 0 यहाँ पर है, निकाल दो। ये सारे एलिमेंट्स इसमें से ये सारे निकाल दो। सो अगर हम निकालेंगे तो क्या क्या निकलेगा? देखें, हम यहाँ पर डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, इस चीज़ में थोड़ा सा ख्याल रखें। हम देखें
अगर हम देखें तो हम ऐसा नहीं लिख सकते कि इससे ये निकाल दें, हम इस सेट से ये सारे निकालेंगे। ये बात मैं वहाँ पर भूल गया, अभी बता रहा हूँ। इस सेट से ये एलिमेंट निकाल दो, सो 2 निकल जाएगा, निकल गया, ठीक हो गया। 4 निकल जाएगा, 4 निकल गया। अभी आप लोगों के सामने ये 0 यहाँ पर नज़र आ रहा है, बट ये 0 आपने नहीं लिखना, क्योंकि 0 डिफरेंस नहीं शो कर रहा। 0 तब डिफरेंस शो करेगा जब ये सेट यहाँ पर हो। हम डिफरेंस यहाँ से इस चीज़ के लिए लिखेंगे। समझ आ गया कि इस सेट से ये सारे एलिमेंट्स निकल गए। सो कौन कौन से एलिमेंट? इस वाले सेट के एलिमेंट्स यहाँ पर सिर्फ 2 था और ये 4 था। तो ये 2 और 4 निकाल कर हमारे पास बच गया 3। सो हम आंसर में सिर्फ 3 लिखेंगे। ये बात आपको समझानी थी। आप इस तरह नहीं लिखेंगे कि यार 0 भी तो है यहाँ पर, लेकिन 0 यहाँ पर नहीं है। वो तब होगा जब हम Q माइनस S करेंगे। इन दैट केस हम 0 को लिखेंगे, 3 को फिर नहीं लिखेंगे। ठीक हो गया। अभी 3 को हमने क्यों लिखा, 0 को क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम सेट S से क्यों निकाल रहे हैं, बस ये समझना है आपने, बाकी कुछ नहीं है। बाकी इसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन हैं कि 3 सेट्स आपको गिवन है, आपने ये सोल्यूशन फाइंड करना है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। सो इजी है, आप लोग फ़र्ज़ कर लो, नहीं फ़र्ज़ नहीं करते, हम क्वेश्चन से ही ये लिख लेते हैं। A हमारे पास एक सेट है, सेट A, उसके एलिमेंट्स हैं 3 5 7 9, 3 5 7 9। B हमारे पास एक सेट है, उसके एलिमेंट्स हैं 2 3 5 4 5, 2 3 4 5। C सेट हमारे पास है, इस चीज़ के लिए हम काम कर रहे हैं। C हमारे पास है 1 5 10 15, 1 5 10 15, ये हो गया। अब इस क्वेश्चन को लिख लो। मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, एकदम से ये काम ना करें, पहले इसमें से आप ये वाला काम करें, A इंटरसेक्शन B फाइंड कर ले, उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसका इंटरसेक्शन C के साथ कर लें। आसान सा काम है, A इंटरसेक्शन B फाइंड कर लें। सो A इंटरसेक्शन B के केस में हम A और B को लिख लेते हैं 7 5 यार ये मैंने 7 लिखा है, ये 3 है, ठीक हो गया, रिपीटिशन नहीं आनी चाहिए, ये 3 है। अच्छा यहाँ पर भी ये 3 कर देते हैं। सो सेट A के सारे एलिमेंट्स 3 5, यार ऑटो सेव, 3 5 7 9, इंटरसेक्शन B के एलिमेंट्स लिख लो 2 3 4 5। आप लोग मुश्तरका एलिमेंट्स देख लो कौन कौन से हैं। 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, सो एक तो हमने लिख लिया 3। 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर भी है, एक हमने लिख लिया 5। अभी थर्ड कोई एलिमेंट है, 7 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, 9 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, बस ये हमारा आंसर आ गया, इंटरसेक्शन से ये आंसर आ गया। अब इसके रिजल्ट के साथ A इंटरसेक्शन B के साथ C का इंटरसेक्शन फाइंड कर लो। A इंटरसेक्शन B का आंसर क्या आ चुका है इसका, ये वाला, सो ये लिख लो 3 5। इंटरसेक्शन C वाला सेट, C में 1 5 10 15, 1 5 10 और ये हो गया हमारा 15। ऐसे कर लो। इसमें अब मुश्तरका चीज़ें देख लो, 3 यहाँ पर है बट इट इज़ नॉट हेयर, 5 यहाँ पर है बट इट इज़, हाँ 5 exist here and 5 is present here, so 5
ऐसा एलिमेंट है जिस पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. 10 इज़ हेयर बट नॉट हेयर, 15 इज़ हेयर बट नॉट हेयर. सो आंसर आपको के पास कौन सा आएगा? 5 इज़ द एलिमेंट ऑन विच दीज टू सेट्स, यानी A इंटरसेक्शन B अलग सेट एंड C अलग सेट, दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर. सो ये आंसर आ गया. सो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का आंसर क्या आ गया? 5. ये आपका फाइनल आंसर है. सो दिस वॉज एवरीथिंग फॉर टुडे. क्योंकि चैप्टर नंबर 6 में आपको थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ. चैप्टर नंबर 6 इसमें हमारे पास था, पेन का नेब टूट चुका है, सेट के ऊपर डेटा, मतलब सेट या सेट्स. इसमें हमने क्या किया? टेबुलर फॉर्म थी वो हमने नहीं पढ़ी. डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी वो हमने नहीं पढ़ी, बिकॉज क्लास 6 में ये काम हम कर चुके हैं. सो यहाँ करने की ज़रूरत नहीं थी. सेट किस चीज़ को बोलते हैं वो आप लोगों को डिटेल में क्लास 6 में वीडियोस में बता चुका हूँ, लाइव क्लास में बता चुका हूँ. इस क्लास में हमने ये किया, इस चैप्टर में 6.1 एक्सरसाइज किया, 6.2 एक्सरसाइज किया, 6.3 एक्सरसाइज किया. इसमें हमने मेन टॉपिक पढ़े यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. फिर हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट, जो कि डिफरेंस के ऊपर ही कुछ मैचिंग है. फिर हमने इसमें पढ़ा यूनियन पढ़ी, इंटरसेक्शन पढ़ी, डिफरेंस पढ़ी, कॉम्प्लीमेंट पढ़ी, प्रॉपर सबसेट के बारे में पढ़ा, इम्प्रॉपर सबसेट्स के बारे में पढ़ा. ये सारी डिस्कशन क्लास 7 के चैप्टर नंबर 6 में हमने की. इसमें कुछ मुश्किल नहीं है. जो चीज़ मैंने छोड़ दी वो थी वेन डायग्राम. वो मैंने क्यों छोड़ दी? इसलिए कि अक्सर आपको डायग्राम्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते. रेयर केसेस में आ सकता है बट वेन डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन नहीं आ सकता. यूनिवर्सल सेट के बारे में भी डिस्कशन की हमने कि ऐसा सेट जो सब से बड़ा हो, जिसमें सारे एलिमेंट्स हों. सो ये इस चैप्टर का मकसद था. आपने कंफ्यूज नहीं होना. मैं क्लास को ख़त्म कर चुका हूँ, आपने कंफ्यूज नहीं होना. मैं आपके सामने यहाँ पर दी एंड लगा लूँ. फिर उसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात है, दी एंड सेशन नंबर 24. इस क्लास 7 के सेट्स का जो चैप्टर था इसमें यही चीज़ें थी इम्पोर्टेंट जो मैंने करवा दी. आपने इन्हीं चीज़ों को फ़िलहाल कवर करना है. फिर हम क्लास 8 में सेट्स के ऊपर मज़ीद डिस्कशन करेंगे क्योंकि वहाँ पर भी आ रहे हैं. सो अगर यहाँ वो सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा तो मसला बनेगा, वो हम वहाँ पर पढ़ लेंगे. क्लास 8 में आ रहे हैं, शायद क्लास 9 और 10 में हमें फिर सेट्स के ऊपर काम ही ना करना पड़े क्योंकि वो रिपीट होगा सारा काम. सो रिपीटिशन से जान बचाने के लिए हमने ऐसा प्लान किया हुआ है कि जो चीज़ पहले हो चुकी है क्लास 5-6 में तो वो हम इस क्लास में नहीं करेंगे. जो यहाँ पर किया वो 8 क्लास या 9-10 में नहीं करेंगे. सो इस चीज़ में आपने ये ख्याल रखना है.
ये सारे टॉपिक्स कवर कर लो। जहाँ पर कन्फ्यूजन हो आपको वो आप मुझे बता दो, मैं उसके लिए डेडिकेटेड क्लास अरेंज कर लूँगा। आज मसला क्या हुआ, आई वॉज फेसिंग अ लॉट ऑफ इंटरनेट इशूज़। क्लास बना दी, आप लोगों को ज्वाइन भी करवा दिया, बट मुझे पता ही नहीं था और क्लास ख़त्म हो गई थी। तो कल इंशाल्लाह सेशन नंबर 25 में चैप्टर नंबर कौन सा, चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे और वो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के ऊपर आई थिंक, और वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। उसमें कुछ पोलिनोमियल्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, बड़ी डिस्कशन है और इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। सो वो इम्पोर्टेंट क्लासेस होने जा रहे हैं 7th क्लास से। उस पे MCQs कंफर्म आते हैं। यहाँ पर जहाँ पर MCQs की बातें थी वो कल भी मैंने की थी, आज भी की, कि प्रॉपर इम्प्रॉपर कॉम्प्लीमेंट और इस इन सेट्स के ऊपर डिमॉर्गन का पूरा लॉ पड़ा है। सो वो अगली क्लासेस में, एडवांस क्लासेस में आएगा, वो वहाँ पर हम पढ़ लेंगे। तो आज के लिए यही था। इंशाल्लाह कल सेशन नंबर 25, क्लास नंबर 25, डे 25 में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बस अपना ख्याल रखिए और काम किया करें। आप लोगों को होम टास्क मिलते हैं, बहुत कम बंदे होम टास्क मुझे सबमिट करवाते हैं। आप लोगों के साथ क्लास की बाकायदा डिस्कशन होने के बाद होम टास्क अक्सर शेयर कर देता हूँ, वो भी किया करें। मेरे साथ होम टास्क के अलावा आप लोगों ने ये करना है कि जो एक्सरसाइज कर दूं तो मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं करवाता, मैं 2-3 क्वेश्चन या ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्वेश्चन कर देता हूँ। बाकी के क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस किया करें। मैथमेटिक्स पूरा प्रैक्टिस के ऊपर है, प्रैक्टिस करेंगे आप तो सीखेंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह सेशन नंबर 25 में कल आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।